नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं 251 क्वेश्चन से। और आज से हम स्टार्ट करेंगे इकॉनमी। स्टार्टिंग में देखिए किस तरह से रहेगा। कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस आपसे इकॉनमी के पहले डिस्कस करूंगा, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है इकॉनमी की उसको आप अच्छे से याद कर सकें। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं पर कैपिटा, जीडीपी जैसी चीज़ों में। तो पहले हम उस बेसिक्स को करते हुए चलेंगे और आगे फिर हम डिस्कस करेंगे फर्दर यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको सीरीज देखते रहना है, पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है। अच्छा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, इकॉनमी के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ कवर किया जाएगा। अगर आप 2022 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग 1100 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे तैयार करा दूंगा। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन में जो चेंजेस लाना चाहते हैं ला सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ सोर्सेज की, तो जितने भी करंट सोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो आप उनका थॉरो रिवीजन करते जाइए और थॉरोली आप उनको पढ़ते जाइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 251 पहला इकोनॉमिक क्वेश्चन है। एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल। एवरेज इनकम निकालने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, जब भी हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ है ना, ग्रॉस इनकम कितनी हुई है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि एवरेज इनकम इस कंट्री की ये है। ठीक है, तो कंट्री टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, इसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये एवरेज इनकम निकालता है पर पर्सन इन द गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी गिवन टेरिटरी में। आपको अगर पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो आप कंट्री की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पर कैपिटा इनकम जो है देश की क्या चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग देश अमीर है, गरीब है, डेवलप है, अंडर डेवलप्ड है, चीज़ें देखी जाती हैं। एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया, एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम होती है। जब टर्म कहीं पे आए एवरेज इनकम, तो समझ जाना कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की। तो दोनों क्वेश्चन से अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह से एवरेज इनकम जो है वो निकाली जाती है। अच्छा, आगे पर कैपिटा इनकम दी हुई है किसी कंट्री की 4,53,000 पर एनम है। इसको डॉलर्स में भी देख सकते हैं। तो क्या वो कंट्री कौन सी में आएगी, रिच में आएगी, पुअर में आएगी, लो इनकम में आएगी, मीडियम इनकम में आएगी। याद रखिए कि इस तरह की जो कंट्रीज हैं, जो इस इतने जिनकी एवरेज इनकम इतने रुपीस पर एनम में आएगी, वो आपको रिच कंट्रीज में ही मिलेगी। अगर हम चार्ट की बात करें 2012 का पीपीपी का चार्ट भी है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे हाई इनकम कंट्रीज जो है 1302, उनकी जो पॉपुलेशन है 37,760 डॉलर के हिसाब से उनका एवरेज पर कैपिटा आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 37,000 के केस में अगर होगा, हर इंडियन रुपीज़ में हम देख रहे हैं, तो फिर वो लो इनकम के केस में कंट्री आएगी। तो ये बहुत सिंपल है। इसका मैं आपको एक चार्ट और टेबुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको और फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चाइल्ड बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कोई भी ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसकी डेथ पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। अच्छा, ये निकाली कैसे जाती है, ये देखा जाता है उस एक साल की एज में 1,000 बच्चों में कितनी डेथ हुई। लेकिन लेटर से अगर 1,000 बच्चे लाइव अलाइव रह गए तो उसमें कितने बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो 1000 जो भी रेशियो आता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अभी 2019 का डेटा आया था, कहा गया कि हमारा जो आईएमआर है वो काफ़ी नीचे आ गया। अगर हम 1971 के सेंसस की बात करें तो हम 129 के आईएमआर पे चल रहे थे, तो अब हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है वो बेटर हो गई हैं। तो यहाँ पे 32 जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ओल्ड पर 1000 बर्थ। मतलब लेटर से दो बच्चे पैदा हुए, एक साल की एज को क्रॉस कर गया और एक साल की एज को क्रॉस नहीं किया गया। इससे क्या होता है, कंट्री की हेल्थ के बारे में पता चलता है। ये एक क्रूड इंडिकेटर है जो कंट्रीज यूज करती हैं अपनी हेल्थ पॉलिसीज को ड्राफ्ट और फ्रेम करने के लिए। तो अभी का आईएमआर जो है हमारा 32 के आसपास चल रहा है। डेवलपमेंट का किसी कंट्री का आपको डिटरमाइन करना, याद रखिएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस होता है। जब हम ग्रोथ डिटरमाइन करते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स, जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी, आरजीडीपी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम कौन कौन से सिनेरियोस को देखते हैं। याद रखिएगा डेवलपमेंट एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रोथ प्लस आप कह सकते हैं कि हाई स्टेटस हो गया, ग्रोथ प्लस हेल्थ हो गया, ग्रोथ प्लस प्लस गुड गवर्नेंस हो गया, ये सब मिलके आपको डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बताएंगे। तो पर कैपिटा इनकम भी आ जाएगा डेवलपमेंट में, एवरेज लिटरेसी लेवल भी अच्छा है, हेल्थ स्टेटस भी अच्छा है, ये सब मिलके आपको बताएंगे कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं डेवलपमेंट के कुछ
फैक्टर्स। अच्छा, अब एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे मॉस्पी के नाम से जानते हैं। उसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। तो डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर अंडर मॉस्पी, एनएसओ, एनएसएसओ, एनटीओ, या आप देखेंगे बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी ए एंड बी यहाँ पे दोनों आ जाएगा। तो देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनएसएसओ जो है, वो काम करती है इसके अंडर। अच्छा, इसका क्या फंडा क्या रहता है एनएसएसओ का? इसका फंडा ये रहता है कि यहाँ पे आप जितना भी डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा आपको हाउस होल्ड लेवल से कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा आपको कलेक्ट करना है फैमिली लेवल से, आपको सोसाइटी लेवल से कलेक्ट करना है। और फिर क्या होता है, एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज कराती है। तो एनएसएसओ क्या करती है, एक एनुअल सर्वे कराती है, ठीक है, डेटा लेके आती है सैंपल सर्वेस के थ्रू, और फिर गवर्नमेंट को वो डेटा देती है, उस डेटा को फाइनली प्रोसेस करके देती है। तो गवर्नमेंट उन डेटा के बेस पे, एनएसएसओ जैसे डेटा के बेस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिजाइन कर पाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of which sector of economy? पढ़ा होगा ना, पहला ही चैप्टर इकोनॉमी का यही कहता है कि भैया प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है। आपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है ना, ऑयल की ड्रिलिंग कर रहे हैं आप, कोल माइनिंग कर रहे हैं आप, तो वो सब क्या हो गया, वो सब पार्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर का। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आप करते क्या है, आप खुद से तो कुछ बनाते नहीं, प्रोसेसिंग करते नहीं, आप गुड्स के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्राइमरी सोर्स में काम कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को ही आपने एक्सप्लॉइट करना है। अच्छा, सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज विच इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू फॉर्म्स थ्रू वेज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता ही होगा सेकेंडरी का पार्ट है। आपने नेचुरल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, एड वर्बेटिम एक्सट्रैक्ट करके आपने उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया, अब उसके गुड्स बन रहे हैं, ठीक है। आपने वुड ले लिया, नेचुरल हो गया, सॉरी प्राइमरी हो गया। अब इसको आपने टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मैन्युफैक्चरिंग करी, तो ये आपका सेकेंडरी में आएगा। Which of the following institutions are related to the management, maintenance, regulation of Indian foreign exchange reserves? इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कौन कौन इसमें से मेंटेन करता है? देखिए, आरबीआई ही मेंटेन करता है, ठीक है। अब आईएमएफ जो है वो क्या करेगा, एसडीआर इशू करेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो आरबीआई आएगा, आईएमएफ आएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का काम नहीं रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक का काम डेवलपमेंट को देखना है। डेप्रिसिएशन टर्म हमेशा यूज करते हैं, सुनते हैं, तो आपको बताना है क्या फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कैपिटल कंजम्पशन, ट्रेड बैलेंस। कहाँ कहाँ पे आप डेप्रिसिएशन देखेंगे? बिल्कुल आप देखेंगे कि करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है। अच्छा, कैपिटल कंजम्पशन में डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या ट्रेड बैलेंस में डेप्रिसिएशन हो रहा है? हम देखते हैं हमारा ट्रेड जो है वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट, ट्रेड बैलेंस के केस में नहीं आएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन फॉलोइंग पीपल, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, व्हेन फॉलोइंग पीपल्स दे डोंट वांट टू वर्क, आर नॉट वर्किंग इन लेजी मैनर, आर वर्किंग इन लेजी मैनर, वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर द वर्क। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है। लेटेस्ट से अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लोगों से आप ज़्यादा का मतलब, लोग जो है 10 घंटे काम कर पाएँ लेकिन वो 5 ही घंटा कर रहे हैं, तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, 2 लोगों की ज़रूरत थी, आपने 5 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। तो अल्टीमेटली जितना रिक्वायर्ड है, या तो उससे ज़्यादा लोग डिप्लॉयड हैं, या जितना मैन पावर यहाँ रिक्वायर्ड है उससे कम काम वो लोग कर रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। डैश इज अ मॉनिटरी मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्वार्टरली और ईयरली। क्या होगा, देखिए, मॉनिटरी बताना है आपको मार्केट वैल्यू का, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री में। बहुत सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मॉनेटरी मेजर है मार्केट का। याद रखिएगा यहाँ पे टर्म है फाइनल। अगर कोई भी इंटरमीडिएट, अभी मैं अगले क्वेश्चंस में आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसके फॉर्मुलेज भी, कोई भी इंटरमीडिएट अगर यहाँ पे फैक्टर आ जाता है तो वो आप फिगर आउट कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। तो फाइनल टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में जब प्रोड्यूस होती है, एक क्वार्टर में, एक एनुअल ईयर में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट्स की बात करें, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है कंट्री की कंपेयर की जाती है। जीडीपी बेसिस पे कंट्रीज जो है लाइनअप की जाती है, फिर हम बताते हैं कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, कंट्री बहुत खराब कर रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डैश सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड। देखो टर्म आ गया स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब हो गया अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। इकॉनमी ईजी लग रही होगी, अब अगली बार से मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो फिर टफ हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टफ करेंगे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं 265 की तरफ। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डब्ल्यूटीओ इज आर ट्रू, सपोर्ट्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आर लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स, नामा 11 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो आपको पता ही होगा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस ग्रुप है। अब वो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज आपस में एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेके लड़ रही हैं, तो वो ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, जिसको एबीबी हम कहते हैं, वो मेंबर्स पे बाइंडिंग है, याद रखिएगा, मेंबर्स पे उसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। प्रॉब्लम देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का यही होता है कि यहाँ पे जो इश्यूज हो, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हो पाते, हमेशा हैंगिंग रहते हैं। आरटीए को हमेशा डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को डब्ल्यूटीओ हमेशा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक ट्रेड हो पाए, जिसमें सारी कंट्रीज डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप सब बेनिफिट ले पाए। तो इसमें हम देखेंगे ऑल आर करेक्ट। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। 15 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। कल फिर आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा अभी 1 लाइनर है, कल से क्वेश्चन यूपीएससी के फॉर्मेट में 2 लाइनर 3 लाइनर हो जाएंगे, और वहां से आपको रियल चैलेंज दिखने लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।